हेलो एवरीवन, आज है 6 अप्रैल 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हमने द हिंदू और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर एनालिसिस जो था उसको किया था। अब उसी के बिहाफ पर हम 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, तो देखो आपने देखा कि कल जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, जिसकी फॉर्मेशन कब हुई होती है 1935 में, और जिसकी फॉर्मेशन कौन से एक्ट से हुई थी, एक्ट ऑफ 1934, और जिसकी फॉर्मेशन 1935 में हुई। एक्ट कौन सा था, 1934 वाला। कमीशन कौन सा था, तो यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन की फॉर्मेशन या उसकी रिकमेंडेशन पे फॉर्मेशन हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पहले कहां पे था, तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। आज के दिन इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। आज के दिन इसका गवर्नर कौन है, तो इसका गवर्नर हमें पता है कौन है, शक्तिकांत दास। और जो पहला गवर्नर था वो कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ये पहले इसके गवर्नर थे। और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। ठीक है, जिनका टेन्योर था 1943 से 1949 तक। कई बार ये भी पूछ लेता है ऐसा कौन सा पर्सन था जो गवर्नर भी था आरबीआई का, ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो वो कौन थे, मनमोहन सिंह। एक ओनली पर्सन जो फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, ठीक है, उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं आरबीआई गवर्नर भी थे और हमारे पीएम भी बने, तो कौन है, मनमोहन सिंह। और कल ही शायद आपने पढ़ा होगा कि मनमोहन सिंह ने अपने पॉलिटिक्स कैरियर से क्या ले लिया, रिटायरमेंट भी ले लिया। तो अब समझना है कि इस आरबीआई ने, ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, इसने क्या किया, इसने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को अनचेंज रखा। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और ये सब आती है, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इन्होंने अपनी जो रेपो रेट था उसको 6.50 रखा, रिवर्स रेपो रेट को 3.35 रखा, ठीक है, सीआरआर को 4.01 रखा और उसको लगभग 18% रखा। तो क्या हुआ उसमें, तो मेंटेन यानी कि सेम रखा। और लगातार 6 टाइम ऐसा हो रहा है कि इन्होंने इसको मेंटेन रखा है। और याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी साल में कितनी बार आती है, 6 टाइम्स आती है। लगभग 1 साल से इसको मेंटेन किया हुआ इन्होंने, इस बात को भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अब रेपो रेट क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि रेपो रेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेपो रेट, होता क्या रेपो रेट, समझना। मैंने कहा कि ये कोई कमर्शियल बैंक है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई, ये आपका क्या है, कोई सेंट्रल बैंक है। और सेंट्रल बैंक के नाम पे मैंने लिख दिया कि मान लो ये आपका कौन सा बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब सोचो सेंट्रल, हमारे जो कमर्शियल बैंक है, इसको पैसा चाहिए, कौन देगा पैसा, तो इसको पैसा ये उधार ले लेगा सेंट्रल बैंक से। तो जिस रेट पर, जिस इंटरेस्ट रेट पर ये पैसा लेगा, उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, ठीक है। और ये फिक्स रखी गई है इस बार 6.50। दूसरा समझना, अगर मान लो कभी आरबीआई को पैसे की नीड पड़ गई तो आरबीआई कहां से लेगा, तो आरबीआई लेता है बैंकों से। तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेगा, उस इंटरेस्ट रेट को क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट यानी RRR कहते हैं। और ये कितनी है, तो लगभग 3.35%। अब सोचो डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो याद रखना जो रेपो रेट होती है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन होती है किससे, रिवर्स रेपो रेट से। क्यों, क्योंकि ये इससे पैसा ले रहा था तो इसको रेपो रेट का, यानी कि इसके पास तो कमाई के बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे तुम्हें होम लोन दे दिया, कार लोन दे दिया, पर्सनल लोन दे दिया, ठीक है, गोल्ड लोन दे दिया, तो हर तरीके से पैसा कमा सकता है। लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो तो गवर्नमेंट को पैसा देता है, ठीक है, या पॉलिसीज वगैरह में पैसा इन्वेस्ट कर देता है, उसके अलावा तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पैसा कमाने का। तो ये जब भी इसको पैसा देगा तो ज्यादा इंटरेस्ट पे देगा, और जब कि इससे पैसा लेगा, है ना, किसी कमर्शियल बैंक से, तो कम इंटरेस्ट पे लेगा। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो इसकी कमाई वैसे खत्म हो जाएगी, इसकी इनकम ही खत्म हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना, रेपो रेट हमेशा ग्रेटर देन रहती है किससे, रिवर्स रेपो रेट से। तो पूछा है व्हाट इज द डेफिनेशन, तो क्या डेफिनेशन, द रेट एट विच बैंक बोरो फंड फ्रॉम द आरबीआई। और शायद आपको पता होगा, आपका जो एलेट का एग्जाम हुआ था उस बार, उस एलेट के एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा हुआ था, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्टली इकोनॉमिक्स से उठा रखे थे उसने, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीजों को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च माई सीजीएसएस। तो शायद हमने कल पढ़ा था इसके बारे में, आज दोबारा से कहीं ना कहीं न्यूज में था। तो ये माई सीजीएसएस क्या है, तो जो हमारा पॉलिसी होती है, हमारी हेल्थ पॉलिसी किस हॉस्पिटल में यूज होगी, किस में नहीं होगी। तो एक तो हम बीमार हो जाएं फिर वहाँ पहुंचे, एक हमें पहले से मोबाइल पे पता हो कि मेरे ये बीमारी है, मेरा ये कार्ड है, मेरी ये इस डिजीज का इस हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है, तो मैं पर्टिकुलरली वहीं जाऊं, तो मेरे लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो इसके लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया गया, उस ऐप को नाम क्या रखा गया,
या माई CGHS किसने लॉन्च किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर ने उसको लॉन्च किया। और आप लोग कमेंट करके बताओगे कि इस मिनिस्ट्री को अभी हेड कौन कर रहा है, किसके द्वारा हेडेड है, ठीक है, इसका मिनिस्टर कौन है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, पेरुंगा मनालूर मास्क केयर, देखो है क्या, अभी न्यूज में देखा गया, कहाँ की है ये, तो याद रखना सिंपल सा तमिलनाडु, काफी साल पहले की बात है, 200 साल पहले की बात है। वहां पर लगभग उसमें हुआ क्या था कि बहुत सारे लोगों ने अपने आप को, या उन लोगों की ने उनकी डेथ हो गई थी, उनको मार दिया जाता है ना, तो वो जो न्यूज थी वो दोबारा से उसमें आ जाती है, क्योंकि वहां पर कोई छोटा सा प्रोग्राम वगैरह किया गया था। तो याद रखना कि कहां पर है, तमिलनाडु इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, Which state government has recently challenged the role of the governor in the law making process? देखो लॉ मेकिंग प्रोसेस का सिंपल सा मतलब समझना, अगर कोई बिल पास हुआ तो सबसे पहले जाएगा विधानसभा, या वो जाएगा विधान परिषद, है ना, स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, या वो बिल पहले गया मान लो विधान परिषद, फिर गया कहाँ पे, विधानसभा। अब हर स्टेट के अंदर तो विधान परिषद होती नहीं है, याद रखना 6 स्टेट के अंदर ही विधान परिषद बनी हुई है हमारी, कौन कौन से, KUMVAT, है ना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं इसको, आंध्र प्रदेश, और लास्ट में तेलंगाना। इन 6 स्टेट में बनी हुई है, लेकिन हर स्टेट में असेंबली तो होती है। तो हुआ क्या कि कोई बिल या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, गवर्नर के पास, और गवर्नर जब साइन कर देगा तो उस बिल को क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। सेम प्रोसेस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, बिल या तो लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, या पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो एक्ट बन गया, नहीं किया तो नहीं बना। तो हुआ क्या कि अभी क्या हुआ, आप एक आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 200 गवर्नर को स्पेशल पावर देता है कि अगर कोई बिल पास होता है स्टेट असेंबली या इसमें काउंसिल में, और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो उसको पास करे या ना करे, तो वो उस बिल को खुद साइन करने से पहले डायरेक्टली ट्रांसफर कर देता है किसके पास, तो प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफर कर देता है। और प्रेसिडेंट के पास तुम्हें पता है टाइम बहुत लगता है, क्योंकि उसको यही काम थोड़ी ना है, अगर प्रेसिडेंट ही स्टेट देखेगा तो गवर्नर बना के क्यों बैठा है, वो खुद ही ना रूल कर ले, उसका रिप्रेजेंटेटिव ही तो गवर्नर होता है हर स्टेट के अंदर, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो उससे होता क्या है कि ये जो गवर्नमेंट होती है उसको बड़ी दिक्कतें आती है, बिल अटक जाते हैं उसके। तो इसकी इस पावर का जो ये मिसयूज करता है गवर्नर, उसका उन्होंने चैलेंज कर दिया। और किसने चैलेंज किया, तो केरला ने ऐसा किया है, क्योंकि वहां पर एक यूनिवर्सिटी बिल पास होना था जो काफी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, किसकी वजह से, गवर्नर की वजह से, ठीक है। तो कौन सा पहला ऐसा स्टेट बनाया, तो केरला इज द राइट आंसर, ठीक है। आई होप की बातें समझ में आ गई होंगी। और गवर्नर का आर्टिकल कौन सा होता है, आर्टिकल 53, प्रेसिडेंट का कौन सा होता है, 52 में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी किसने डिक्लेयर की है, तो याद रखना जिम्बाब्वे के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा चुकी है। और अगर इंडिया की नेशनल इमरजेंसी की बात करूं मैं, तो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है। आर्टिकल नंबर 356 में ध्यान रखना प्रेसिडेंट रूल लिखा हुआ है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 360 के अंदर क्या लिखी हुई है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में लिखा हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक भारत में नहीं लगी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी आज तक 3 बार लग चुकी है, और प्रेसिडेंट रूल जो है हर स्टेट में लग चुका है, हर स्टेट में ये लागू हो चुका है, ठीक है। सबसे ज्यादा मणिपुर में, ठीक है, सबसे कम किस में है, तो याद रखना छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, और उसके साथ साथ तेलंगाना, ये 2 स्टेट ऐसे हैं जिनमें आज तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा, यानी कि 0 बार। बाकी हर स्टेट में लग चुका है, ठीक है। राजस्थान में भी 4 बार लग चुका है, हरियाणा में 3 बार लग चुका है, ठीक है। तो लगभग हर स्टेट में लगा है, ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी लगने की कंडीशन क्या होती है, अगर कोई देश हम पे अटैक कर दे, हम किसी पे अटैक कर दें, ठीक है, या देश में क्या हो जाए, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, ठीक है, आर्मड रिवोल्ट हो जाए। और प्रेसिडेंट रूल जब लगता है, जब देखो गवर्नर होता है हर 15 दिन में एक चिट्ठी लिखता है, किसको, एक लेटर लिखता है प्रेसिडेंट को कि सब ठीक चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। अगर वो लिख दे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, तो प्रेसिडेंट वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा देता है, सिंपल सा, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, इसका मतलब भारत में पैसे खत्म हो जाना, आज तक ऐसा हुआ नहीं है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर याद रखना सभी की सैलरी कट कर दी जाती है, लेकिन 1% होता है जिसकी सैलरी कट नहीं होती। इवन सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सबके पैसे काट लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट का पैसा एक भी नहीं कटता, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्टिकल 59 में ये सब बातें लिखी हैं प्रेसिडेंट से रिलेट करती हुई, ठीक है। नेक्स्ट है रिसेंटली ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द, देखो अभी क्या हुआ कि एक ओल्डेस्ट पर्सन था जिसकी 114 है ना, 114 ईयर ओल्ड का था, और उसकी डेथ हो जाती है, कौन सी कंट्री का है, वेनेजुएला का था, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना, वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से।
व्हेन वाज द नेशनल मेडिकल कमीशन, तो आज ही पढ़ा था हमने, है ना, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया कि उनकी इंटर्नशिप जो है वो उनको दी जाए, ठीक है। तो वहां से आप समझ सकते हो कब पास हुआ था, 2019 में। 2020 में इसके हेडक्वार्टर, इसकी फॉर्मेशन होती है, नेशनल मेडिकल कमीशन, पहले इसको नेशनल मेडिकल काउंसिल कहते थे, ठीक है। इसके अंदर टोटल 33 मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बातों को ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। What is the name of the AI assistance initiative started by the WHO? तो ये भी हमने सुबह पढ़ा था द हिंदू के अंदर। क्या है इसके अंदर, ये आज पढ़ा था हमने, क्या है इसके अंदर, शारा। क्या नाम है इसका, शारा, ठीक है। जैसे डेविन क्या है, अगर आप लोगों से मैं पूछूं तो दुनिया का पहला AI पावर्ड रोबोट जो कि क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो भी क्या है, डेविन। तो AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपसे पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, डेविन, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। राइट टू हेल्थ इज डिफाइंड, राइट टू हेल्थ किस में आता है, तो याद रखना राइट टू हेल्थ हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारा राइट है कि हम ऐसे जगह पर रहें जहां पर हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिले। जैसे मैंने विजय माल्या वाला केस बताया था एक बार, कि उसको कहा गया कि इंडिया में चले जाओ, उसने कहा कि नहीं, वहां पे तिहाड़ जेल इतनी बुरी है कि वहां पे सांस नहीं आता हमें। तो वहां के कुछ लोग आते हैं, चेक करते हैं, तो कहते हैं कि वास्तव में यहाँ पर तो राइट टू हेल्थ है ही नहीं, तो वो उसको नहीं भेजते वहां से, ठीक है। तो ऐसे राइट टू हेल्थ का मतलब है मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मेरा जीने का अधिकार है, लेकिन मेरे को एक अच्छे एनवायरनमेंट में जीने का अधिकार है। ये नहीं है कि मैं कहीं भी रह रहा हूँ, जबरदस्ती रह रहा हूँ, ठीक है। तो राइट टू हेल्थ कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21 राइट टू लिव में। और भारत का पहला कौन सा स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ बिल या राइट टू हेल्थ एक्ट पास कर दिया, तो एक्ट कब पास कर दिया, 2023 में किया था, मई अप्रैल में। कौन सा स्टेट है, तो याद रखना राजस्थान, ठीक है। भारत का पहला स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ पास कर दिया। मतलब हर पर्सन का राइट टू हेल्थ है। अगर उसकी एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले ये होता था कि कोई हॉस्पिटल लेता नहीं था, पैसे मांगते थे, ऐसा नहीं होगा। उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट फ्री होना चाहिए, उसका अधिकार है, उसको हेल्थ मिले, ठीक है। तो वो कौन सा है, राजस्थान। उसके बाद चलते नेक्स्ट। When was the यूपी मदरस एक्ट, तो आज ही हमने पढ़ा यूपी मदरस एक्ट, ठीक है। उसमें क्या हुआ था कि 2004 में बना था, और अभी यूपी हाई कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या लगा दी, स्टे लगा दी, ठीक है। ये हम द हिंदू में पढ़ चुके हैं इस बात को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए बेस फॉर माइनॉरिटी इन इंडिया। ये भी हमने आज पढ़ा, माइनॉरिटी से रिलेट करता हुआ वही यूपी वाली न्यूज है। तो किसके बिहाफ पर होता है माइनॉरिटी, तो लैंग्वेज और रिलीजन। सिर्फ दो बिहाफ है जिनके बिहाफ पर क्या किया गया, माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आता है, गल्फ ऑफ खंबात। ये भी हमने पढ़ा था आज ही। गल्फ ऑफ खंबात जो वो कौन से स्टेट के अंदर है, तो गुजरात के अंदर है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसको गल्फ ऑफ कॉम्बे भी कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है, तो आज कौन सा है, 6 अप्रैल। आज के दिन हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। इसका मतलब क्या है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करो, इससे हमारा डेवलपमेंट भी होगा और पीस भी मेंटेन रहेगी, ठीक है। आपसी भाईचारा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच भी आज हमने पढ़ा, क्यों, क्योंकि वहां पर भी माइक्रो प्लास्टिक के एविडेंस मिले हैं हमें। तो पूछा है कि मैरियाना ट्रेंच किस कौन सी उसमें लोकेटेड है, कितनी डेप्थ में लोकेटेड है, तो याद रखना लगभग 11,000 मीटर। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन से ओशियन में ये है, ठीक है। 5 ओशियन है ना हमारे पास, पैसिफिक, इंडियन और ये सब, तो कौन से ओशियन में लाई करता है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हीलर आइलैंड इज लोकेटेड। देखो व्हीलर आइलैंड क्या होता है, तो आपने पढ़ा कि जो हमारी अभी अग्नि प्राइम है ना, अग्नि प्राइम जो हमारी मिसाइल थी उसको लॉन्च किया गया, कहां से लॉन्च किया गया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया। तो ये जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है ना, इसको पहले हम क्या कहते थे, तो इसको पहले व्हीलर आइलैंड कहा जाता था। कहां पर है ये, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर ओनली प्रोवाइडेड टू इंडियन सिटीजन। तो कौन सा है, तो याद रखना सारे फंडामेंटल राइट्स सभी के लिए अवेलेबल है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इंडियंस के लिए। कौन कौन से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आर्टिकल 14, सॉरी जो सिर्फ इंडियन के लिए है, आर्टिकल 15, 16, ठीक है, 19, 29 और 30। ये 5 आर्टिकल है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए हैं। बाकी सारे फंडामेंटल राइट हर किसी के लिए अवेलेबल है। तो पूछा सिर्फ इंडियन के लिए, तो आर्टिकल 19 इज द राइट आंसर। ये फॉरेनर के लिए भी है, फॉरेनर के लिए भी है, फॉरेनर के लिए भी है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, आज हमने पढ़ा भी था इसको।
नेक्स्ट है सैलो फेक। क्या होता है? तो सैलो फेक आपने पढ़ा, डीप फेक किससे रिलेट है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। सैलो फेक किससे रिलेट करता है? तो सैलो फेक किससे करता है? फोटोशॉप एडिटिंग। ठीक है, आपने फोटो चेंज कर दी जस्ट उसको ना, एडिडास को एविबास बना दिया, रीबॉक को रीबूक बना दिया। ठीक है, तो भाई उसकी फोटोकॉपी कर दी, तो वो सैलो फेक होता है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, आज हमने इसको डिस्कस भी किया था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, डोडा बेटा। डोडा बेटा क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी? वेस्टर्न घाट के अंदर वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है। कहां पर है? तो याद रखना तमिलनाडु में। होता क्या है समझना, मान लो ये आपका इंडिया है, ठीक है, जस्ट कंसीडर कर लो कि ये इंडिया है आपका, है ना। हुआ क्या कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट है, जहां मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नीलगिरी। क्या कहते हैं? नीलगिरी। और नीलगिरी के अंदर एक जो सबसे हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की, वो कौन सी है? डोडा बेटा। ठीक है, और तुम मुझे कमेंट करके बताओगे इसकी हाइट कितनी मीटर है। ठीक है, और उसके बाद ये डोडा बेटा जो है वो कौन से में है? तमिलनाडु में, इसका राइट आंसर होगा। और यहाँ से एक माउंटेन निकलती है, कौन सी? कार्डामोन हिल्स। कौन सी है? कार्डामोन हिल्स, इलायची की पहाड़ियां कह देते हैं उसको। ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, व्हेन वाज द आईजीएमडीपी प्रोग्राम। देखो आईजीएमडीपी क्या था? इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसने स्टार्ट किया था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, इसलिए उनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। पहली मिसाइल पृथ्वी थी, आज ही हमने इसको डिस्कस किया था। तो कब स्टार्ट हुआ था? 1983 में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे एंड में कि इसका एंड कब हुआ था? आईजीएमडीपी स्टार्ट कब हुआ? 1983। कब तक चला ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, इज इट 2008, इज इट 2015 और 2016? तीन ऑप्शन मैंने दिए, या 2012, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप मुझे बताओगे। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।